यह एक ऐसी नौकरी है जो आपको मोटी तनख्वाह देगा। आपको बस दिन में 4 घंटे काम करना है। शर्त बस एक है, आपके बाल लाल होने चाहिए। दोस्तों, आज हम सुनाने जा रहे हैं सर आर्थर कोनन डॉयल द्वारा लिखी कहानी शर्लॉक होम्स एंड द रेड हेडेड लीग। हेलो दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर जॉन वॉटसन। पेशे से पहले मैं आर्मी डॉक्टर हुआ करता था। आजकल लंदन में अपनी क्लिनिक चलाता हूँ। कभी कभी बेकर स्ट्रीट चला जाता हूँ अपने पुराने दोस्त शर्लॉक होम्स से मिलने, जो एक जाने माने डिटेक्टिव है। पिछले 15 साल से मैं उसका साथी हूँ। पिछले साल की शरद ऋतु की बात है। एक दिन मैं अपने मित्र शर्लॉक होम्स से मिलने गया। मैंने उसे बहुत ही स्थूल, लाल चेहरे वाले बूढ़े आदमी के साथ बातचीत करते हुए पाया, जिसके बाल एकदम अग्नि के समान लाल थे। मैं थोड़ा हिचक गया, पर होम्स ने मुझे कमरे के अंदर खींच लिया और दरवाज़ा बंद कर दिया। प्रिय वॉटसन, तुम इससे बेहतर समय पर नहीं आ सकते थे। फिर होम्स ने मुझे अपने क्लाइंट से मिलवाया, श्री विल्सन। मिस्टर विल्सन, ये है डॉक्टर वॉटसन। मेरे कई सफल मामलों में यह मेरे साथी और सहायक रहे हैं। मुझे यकीन है आपके मामले में भी इनका साथ उपयोगी साबित होगा। मिस्टर विल्सन ने झुक के मेरा अभिवादन किया। फिर दोनों ने मुझे पूरा केस समझाना शुरू किया। उस भारी भरकम क्लाइंट ने अपने जेब से एक गंदा और मुड़ा तुड़ा अखबार निकाला। मैंने उसे ध्यान से देखा। वह एक औसत दर्जे का साधारण ब्रिटिश व्यापारी लग रहा था। मोटा, आडंबरपूर्ण और धीमा। उसने काफ़ी ढीली ढाली चेक वाली पतलून पहनी थी और एक मटमैले रंग की बास्केट पहनी थी, जिसमें पीतल जैसे भारी अल्बर्ट चेन थी। एक घिसी पिटी टॉप हैट और मखमली कॉलर वाला एक पुराना भूरा ओवरकोट उसके पास कुर्सी पर रखा था। कुल मिला के मैं उसे देख के उसके बारे में ज़्यादा कुछ भी नहीं जान सका। फिर मैंने देखा शर्लॉक होम्स भी उसे पैनी नज़र से देख रहा है। फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, मिस्टर विल्सन, आपको देख के पता चलता है आपने किसी ज़माने में बहुत शारीरिक श्रम किया है और आप नस्वार तंबाकू लेते हैं। कभी आप चीन भी जा चुके हैं और ऐसा लगता है कि हाल ही में आपने काफ़ी लेखन का कार्य किया है। मिस्टर जबेस विल्सन अपनी कुर्सी से उछल पड़े। उनकी उंगली अखबार पर थी, पर उनकी नज़र मेरे साथी होम्स पर थी। ओह गॉड मिस्टर होम्स, आपको ये सब कैसे पता चला? आपको यह कैसे पता चला कि मैंने कभी शारीरिक श्रम किया है? आपकी हर एक बात गॉस्पेल की तरह सच है, क्योंकि मैंने एक जहाज में बढ़ई के रूप में काम शुरू किया था। तब होम्स ने आत्मविश्वास से भरे मुस्कान के साथ कहा, श्रीमान, आपका दायां हाथ बाएं हाथ की तुलना में काफ़ी बड़ा है। आपने इससे कड़ी मेहनत की है और इसकी मांसपेशियां अधिक विकसित है। पर मिस्टर होम्स, आपको यह कैसे पता चला कि मैंने बहुत लिखा है? होम्स ने कहा, आपकी दाईं आस्तीन के 5 इंच हिस्से का इतना चमकदार होना और बाईं आस्तीन की कोहनी के पास का वह घिसा हुआ पैच जिसे आप डेस्क पर टिकाते हैं, और क्या संकेत दे सकता है? यह भी ठीक है होम्स, पर आपको मेरे चाइना जाने के बारे में कैसे पता चला? मिस्टर विल्सन, आपके दाईं कलाई के ठीक ऊपर जो मछली का टैटू बना है, वह केवल चीन में ही बनवाया जा सकता था। मैंने टैटू के निशानों का थोड़ा अध्ययन किया है और इस विषय पर कुछ साहित्य भी लिखा है। मछली के स्केल्स को गुलाबी रंग से रंगने की यह कला केवल चीन की विशेषता है। इसके अलावा जब मैं आपकी घड़ी की चेन से एक चीनी सिक्का लटकता हुआ देखता हूँ तो मामला और भी सरल हो जाता है। फिर होम्स ने कहा, श्रीमान, कृपया वह विज्ञापन आप डॉक्टर वॉटसन को दिखाइए। फिर मैंने उनसे अखबार लिया और पढ़ा। 2 महीने पहले की तारीख थी। लिखा था, लाल बालों वाले पुरुषों के लिए सुनहरा अवसर। अमेरिकी निवासी स्वर्गीय हॉपकिंस की वसीयत के अनुसार लाल बाल समूह में एक जगह खाली है। वेतन 4 पाउंड प्रति सप्ताह, बहुत कम काम के बदले। आवेदक ऐसे पुरुष जिनके बाल चमकीले लाल हो, जिनका स्वास्थ्य और दिमाग ठीक हो और उम्र 21 वर्ष से अधिक हो। पता, समूह कार्यालय, 7 पोप्स कोर्ट, फ्लीट स्ट्रीट, लंदन। ऐसा विज्ञापन पढ़कर मैं हैरान हो गया। मेरे मुंह से निकल गया, आखिर इसका क्या मतलब है?
ये केस थोड़ा लीक से हटकर है ना वॉटसन? मिस्टर विल्सन, मैं चाहता हूँ कि आप शुरू से शुरू करें। हमें अपने बारे में, अपने घर के बारे में और आपकी किस्मत पर इस विज्ञापन का क्या प्रभाव हुआ, इस बारे में बताएं। वॉटसन, आप पहले अखबार का नाम और तारीख नोट कर ले। मैंने ऐसा ही किया। तारीख 27 अप्रैल 1890, द मॉर्निंग क्रॉनिकल। आज से ठीक 2 महीने पहले की तारीख है। फिर मिस्टर विल्सन ने बताना शुरू किया। हाँ, जैसा कि मैं आपको बता रहा था श्री शर्लॉक होम्स, कोबर्ट स्क्वायर में मेरा साहूकारी का छोटा सा व्यवसाय है। यह बहुत बड़ा काम नहीं है और पिछले कुछ वर्षों से इससे बस गुजारा ही हो पा रहा है। पहले मैं 2 सहायक रख पाता था, लेकिन अब मैं एक ही रखता हूँ और उसे वेतन देना भी भारी पड़ता अगर वह व्यवसाय सीखने के लिए आधे वेतन पर तैयार न होता। अच्छा, आधे वेतन पे? इस परोपकारी युवक का क्या नाम है? शर्लॉक होम्स ने पूछा। उसका नाम है विंसेंट स्पॉल्डिंग। वह इतना युवक भी नहीं है। उसकी उम्र बताना मुश्किल है। मुझे उससे होशियार सहायक नहीं मिल सकता था श्री होम्स, और मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ वह कहीं और जाकर दोगुना कमा सकता था। लेकिन अगर वह संतुष्ट है तो मैं उसके दिमाग में नए विचार क्यों डालूं? यह सुनकर होम्स ने मुस्कुराते हुए कहा, आप तो सच में बहुत किस्मत वाले हैं मिस्टर विल्सन। आजकल के ज़माने में ऐसा कर्मचारी किसी को नहीं मिलता। ओह मिस्टर होम्स, उसमें कुछ कमियां भी है। फोटोग्राफी का इतना शौकीन व्यक्ति मैंने आज तक कभी नहीं देखा। जब उसे अपना दिमाग बेहतर काम में लगाना चाहिए तब वो कैमरे से फ़ोटो खींचता है और फिर अपने तस्वीरों को डेवलप करने के लिए तहखाने में ऐसे घुस जाता है जैसे खरगोश अपने बिल में। यह उसकी मुख्य कमी है, लेकिन कुल मिलाकर वह एक अच्छा कार्य करता है। उसमें कोई बुराई नहीं है। मेरा अनुमान है कि वह अभी भी आपके साथ है। तब विल्सन ने कहा, जी हाँ श्रीमान, वह और एक 14 साल की लड़की जो थोड़ा बहुत खाना बना लेती है और जगह साफ रखती है। मेरे घर में बस यही लोग हैं। क्योंकि मैं विधुर हूँ और मेरा कोई परिवार नहीं रहा, हम तीनों बहुत शांति से रहते हैं श्रीमान। इसी तरह हम अपना गुजारा कर रहे हैं, अपना कर्ज चुका रहे हैं, भले ही हम कुछ और न कर पाए। ठीक आज से 8 हफ्ते पहले की बात है। उसके हाथ में यही अखबार था। उसने कहा, मिस्टर विल्सन, काश मैं भी एक लाल बालों वाला आदमी होता। जब मैंने कारण पूछा तो उसने बताया, अखबार में एक विज्ञापन आया है कि लाल बालों वाले समूह में एक जगह खाली है। जो कोई भी इसे हासिल कर ले उसके लिए यह एक छोटी मोटी जागीर के समान है। पता चला कि वहाँ आदमी कम है और जगह ज़्यादा। ट्रस्टी इस बात को लेकर परेशान है कि इतने पैसे का क्या करे। फिर मिस्टर विल्सन ने बताया कि क्योंकि वो अपने दुकान और घर के अलावा कहीं जाते नहीं हैं, इसलिए उन्हें बाहर की दुनिया की कोई खबर नहीं है। उन्होंने लाल बाल समूह के बारे में इससे पहले कभी नहीं सुना था। लेकिन जब उन्हें पता चला कि साल के 200 पाउंड मिलेंगे तो उनके कान खड़े हो गए। पिछले कुछ सालों से उनका व्यवसाय भी कुछ खास चल नहीं रहा था। उनके सहायक ने बताया, लाल बाल समूह की स्थापना किसी अमेरिकी ने की थी जिसके बाल लाल थे, इसलिए वह लाल बालों वाले पुरुषों के जीवन को बेहतर बनाना चाहता है। हालांकि मिस्टर विल्सन को शक था कि करोड़ों लाल बाल वाले लोग इसके लिए आवेदन करेंगे। तब उनके सहायक ने तसल्ली दी कि सिर्फ गहरे या चमकीले दहकते हुए उग्र लाल बालों को ही सही माना जाएगा। खोने के लिए कुछ भी नहीं है, पाने के लिए साल के 200 पाउंड है। यह सब सुनकर मिस्टर विल्सन का आत्मविश्वास बढ़ गया, क्योंकि उनके बालों का रंग गहरा लाल है और चमकीला भी। मिस्टर विल्सन ने थोड़ा रुककर आगे कहा, मिस्टर होम्स, मैंने फिर कभी वैसा नज़ारा देखने की उम्मीद नहीं की। उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम से हर वह आदमी जिसके बालों में लाल रंग का जरा भी झलक था, विज्ञापन का जवाब देने के लिए शहर की ओर चल पड़ा था। फ्लीट स्ट्रीट लाल बालों वाले लोगों से ठठाठस भरी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे संतरे की रेहड़ी लगी है। वे हर रंग के थे, पुआल जैसे, नींबू जैसे, नारंगी, ईंट जैसे, आयरिश सेटर के बालों जैसे, कलेजी या मिट्टी जैसे। लेकिन जैसा कि मेरे सहायक ने कहा था, ऐसे बहुत कम थे जिनके बाल वास्तव में चमकीले आग जैसे हो।
जब मैंने देखा इतने लोग इंतज़ार कर रहे तो मैं हताश होने लगा, लेकिन सहायक ने एक भी नहीं सुनी। पता नहीं उसने कैसे किया, लेकिन उसने धक्का दिया, खींचा और टक्कर मारते हुए मुझे भीड़ के बीच से निकालकर सीधे उन सीढ़ियों तक पहुंचा दिया जो दफ्तर की ओर जाती थी। सीढ़ियों पर भी लंबी कतार लगी थी। कुछ लोग उम्मीद में ऊपर जा रहे थे और कुछ मायूस होकर लौट रहे थे, लेकिन जैसे तैसे हम उसमें घुस गए और जल्द ही खुद को दफ्तर के अंदर पाया। आपका अनुभव वास्तव में बहुत मनोरंजक रहा है, होम्स ने टिप्पणी की। हमारे क्लाइंट ने थोड़ा सा नाक में तंबाकू डाला और कहानी जारी रखा। दफ्तर में लकड़ी की 2 कुर्सियों और एक मेज के अलावा कुछ नहीं था, जिसके पीछे एक छोटा सा आदमी बैठा था, जिसके बाल मेरे बालों से भी ज़्यादा लाल थे। वह हर उम्मीदवार से कुछ शब्द कहता और फिर वह हमेशा उनमें कोई ना कोई कमी ढूंढ लेता जिससे वे अयोग्य हो जाते। आखिरकार नौकरी पाना इतना आसान काम नहीं लग रहा था, लेकिन जब हमारी बारी आई तब वह छोटा आदमी दूसरों की तुलना मेरे प्रति बहुत अनुकूल था। उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। फिर हमारी बातचीत शुरू हुई। प्रश्नकर्ता ने कहा कि उन्हें मेरे बाल शानदार लगे, यहाँ तक कि उन्होंने दोनों हाथ से बाल खींचकर तसल्ली की कि कहीं ये विग तो नहीं है। घूर कर परीक्षण किया कि कहीं पेंट तो नहीं लगा है। फिर उन्होंने घोषणा करवा दी कि पद भर गया है। बाकी लोग निराशा से वापस चले गए। यहाँ तक कि प्रश्नकर्ता ने अफसोस भी जताया कि मेरा कोई परिवार नहीं है। फिर उन्होंने बताया कि काम का समय 10 से 2 का होगा, जो कि मेरे लिए अनुकूल था क्योंकि मेरा ज़्यादातर व्यवसाय शाम के समय होता है। बाकी मेरा सहायक था ही दुकान संभालने के लिए मेरे पीछे। वेतन था 4 पाउंड प्रति हफ्ता और काम इंसाइक्लोपीडिया किताब की नकल करना। कागज़, कलम, स्याही, यह सब उन्हें खुद ही लाना होगा। एक विशेष शर्त यह थी कि चाहे कुछ भी हो, वह 10 बजे से 2 बजे तक अपनी कुर्सी से नहीं हिल सकते। अगर यह नियम टूटा तो नौकरी खोनी पड़ेगी। फिर क्या था, मैं कागज़ आदि सामग्री लेकर काम पर लग गया। मेरे लिए मेज तैयार रखी जाती थी। उन्होंने मुझे अक्षर ए से नकल करवाना शुरू किया, फिर मुझे छोड़कर चले गए। दोपहर 2 बजे उन्होंने मुझे विदा किया, मेरे लिखे हुए काम की प्रशंसा की और मेरे बाहर निकलते ही दफ्तर के दरवाजे पर ताला जड़ दिया। मिस्टर होम्स, यह सिलसिला दिन ब दिन चलता रहा। शनिवार को मैनेजर साहब आए और मेरे पूरे हफ्ते के काम के बदले 4 सुनहरे सोने के सिक्के मेज पर पटक दिए। अगले हफ्ते भी ऐसा ही हुआ और उसके अगले हफ्ते भी। हर सुबह 10 बजे मैं वहाँ होता और हर दोपहर 2 बजे निकल जाता। धीरे धीरे श्री डंकन रॉस का आना कम हो गया। वे सुबह में सिर्फ एक बार आते, फिर कुछ समय बाद उन्होंने आना ही बंद कर दिया। फिर भी मैंने एक पल के लिए भी कमरा छोड़ने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि मुझे डर था कि वे किसी भी वक्त आ सकते हैं और यह नौकरी इतनी अच्छी थी कि मैं इसे खोने का जोखिम नहीं उठा सकता था। इस तरह 8 हफ्ते बीत गए। इसमें मेरे काफ़ी कागज़ खर्च हुए और मेरी लिखावट से एक पूरी अलमारी भर गई थी। और फिर अचानक यह सारा कारोबार खत्म हो गया। क्या खत्म हो गया? होम्स ने चौंक कर पूछा। हाँ श्रीमान, वह भी आज ही सुबह। मैं हमेशा की तरह 10 बजे काम पर गया, लेकिन दरवाज़ा बंद था और उस पर ताला लगा था। दरवाजे के बीचों बीच गत्ते का एक छोटा सा चौकोर टुकड़ा कीले से ठोका गया था। यह रहा वो टुकड़ा, आप खुद पढ़ लीजिए। होम्स और मैंने नोट पेपर के आकार का एक सफ़ेद गत्ता ऊपर उठाया। उस पर लिखा था, लाल बाल समूह भंग कर दी गई है, 9 अक्टूबर 1890। होम्स और मैंने उस रूखे संदेश को देखा और फिर उसके पीछे खड़े श्री विल्सन के उदास चेहरे को। अचानक इस पूरी घटना का मजाकिया पहलू हम पर इतना हावी हो गया कि हम दोनों ठहाका मार के हंसने लगे। मिस्टर विल्सन नाराज़ होकर जाने लगे। तब हम दोनों ने उन्हें मनाया और आगे की बात बताने को कहा। विल्सन ने बताया कि उन्होंने आसपास के दफ्तरों में पूछा, पर कोई कुछ नहीं जानता था। आखिर में वे मकान मालिक के पास गए, जो नीचे की मंजिल पर रहता था। मकान मालिक ने कहा उसने कभी लाल बाल समूह का नाम ही नहीं सुना। और जब विल्सन ने श्री डंकन रॉस के बारे में पूछा तो उसने कहा, अरे वो लाल बाल वाला आदमी, उसका नाम तो विलियम मॉरिस था। वह एक वकील था
और अस्थायी रूप से कमरे का इस्तेमाल कर रहा था, और कल वह कमरा छोड़ के चला गया। आखिरी में थक हार कर आपके पास आया हूँ मिस्टर होम्स। आपने बहुत बुद्धिमानी की, होम्स ने गंभीरता से कहा। आपका मामला बेहद असाधारण है। मुझे लगता है इसके पीछे कुछ गंभीर मामला हो सकता है। हाँ, गंभीर तो है, मिस्टर विल्सन बोले। आखिर मैंने 4 पाउंड प्रति सप्ताह की नौकरी खो दी। होम्स ने मुस्कुराते हुए कहा, मिस्टर, जहाँ तक आपका सवाल है, मुझे नहीं लगता कि आपको इस समूह से कोई शिकायत होनी चाहिए। उसके उलट आपने उनसे करीब 30 पाउंड कमाए हैं और इंसाइक्लोपीडिया किताब का मुफ्त ज्ञान भी प्राप्त किया है। आपने कुछ भी नहीं खोया है, बल्कि पाया ही है। वह सहायक जिसने आपको विज्ञापन दिखाया, वह आपके साथ कब से है? लगभग 1 महीने से। वह आपके पास कैसे आया? एक विज्ञापन के जवाब में करीब दर्जन भर आए थे, पर मैंने उसे इसलिए चुना क्योंकि वह काम में तेज था और आधे वेतन पर आने को तैयार था। फिर विल्सन ने बताया कि वह छोटा, गठीले बदन वाला और बहुत फुर्तीला है। उसके चेहरे पर दाढ़ी मूछ नहीं है, हालांकि वह 30 के आसपास का होगा। उसके माथे पर एसिड से जलने का एक सफ़ेद निशान है। होम्स अचानक कुर्सी पर सीधे होकर बैठ गए। मुझे ऐसा ही लगा था। क्या आपने कभी गौर किया है कि उसके कानों में छेद है? जी हाँ, उसने बताया कि बचपन में एक जिप्सी ने उसके कान बींधे थे। होम्स गहरी सोच में डूब गया। उसने विल्सन को विदा करते हुए कहा, आज शनिवार है। उम्मीद है कि सोमवार तक हम किसी नतीजे पर पहुंच जाएंगे। उसके बाद शर्लॉक होम्स करीब 1 घंटे के लिए गहरे विचार में चला गया। फिर वह अचानक उछलकर खड़ा हो गया। वॉटसन, आज दोपहर सेंट जेम्स हॉल में वायलिन बज रहा है। क्या तुम्हारे मरीज तुम्हें कुछ घंटों के लिए छुट्टी दे सकते हैं? मैंने हामी भर दी और हम अंडरग्राउंड ट्रेन से साक्स कॉर्बेट स्क्वायर पहुंचे, जहां विल्सन की दुकान थी। वह एक मामूली सा इलाका था। होम्स ने दुकान के सामने रुककर उसे गौर से देखा। फिर उसने कुछ ऐसा किया जो मुझे बहुत अजीब लगा। उसने अपने छड़ी से फुटपाथ को 2-3 बार जोर जोर से पीटा। उसके बाद उसने दुकान का दरवाजा खटखटाया। वही फुर्तीला सहायक बाहर आया। होम्स ने उससे बस स्टैंड जाने का रास्ता पूछा और सहायक ने तुरंत जवाब देकर दरवाजा बंद कर दिया। जब हम वहां से चले तो होम्स ने टिप्पणी की, वह लड़का बहुत चालाक है। मेरी नज़र में वो लंदन का चौथा सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है। मैं उसके बारे में पहले से थोड़ा बहुत जानता हूँ। फिर मैंने कहा, साफ है होम्स, इस विल्सन के सहायक का लाल बाल समूह के रहस्य में बड़ा हाथ है। मुझे यकीन है तुमने रास्ता पूछने का बहाना सिर्फ उसे देखने के लिए किया था। उसे देखने के लिए नहीं, होम्स ने टोका। अच्छा, फिर क्यों? उसकी पतलून के घुटनों को देखने के लिए। और तुमने क्या देखा? वही जिसकी मुझे उम्मीद थी। अच्छा, और तुमने फुटपाथ को छड़ी से क्यों पीटा? मेरे प्रिय डॉक्टर, यह देखने का समय है, बात करने का नहीं। हमें अब साक्स कॉर्बेट स्क्वायर के पीछे वाले हिस्से की पड़ताल करनी चाहिए। जब हम कोने से मुड़कर पीछे वाली सड़क पर आए तो नज़ारा पूरा बदल गया। वह शहर की मुख्य सड़क थी, जहाँ भारी यातायात और दुकानों की भीड़ थी। होम्स ने वहाँ की दुकानों का क्रम ध्यान से याद किया। तंबाकू की दुकान, अखबार वाला, सिटी एंड सब अर्बन बैंक, शाकाहारी भोजनालय, बुक डिपोट। होम्स ने मुस्कुराते हुए कहा, डॉक्टर, हमारा काम हो गया। अब थोड़ा मनोरंजन करते हैं। सैंडविच और कॉफ़ी के बाद वायलिन लैंड चलते हैं, जहाँ सिर्फ मिठास और शांति है और कोई लाल बालों वाला क्लाइंट हमें परेशान नहीं करेगा। उस दोपहर सेंट जेम्स हॉल में बैठकर संगीत का आनंद लेते हुए होम्स बिल्कुल बदले हुए इंसान लग रहे थे। कहाँ वह अपराधी का पीछा करने वाला खोजी कुत्ता और कहाँ यह शांत मुस्कुराता हुआ कलाकार। होम्स के स्वभाव में यह दोहरापन अक्सर दिखता है। कभी वे अत्यधिक सुस्त हो जाते और कभी अदम्य ऊर्जा से भर जाते। उन्हें संगीत में खोया देख मुझे लगता शायद उन अपराधियों के लिए बुरा समय आने वाला है जिसका वह पीछा कर रहा है। बाहर निकलते समय होम्स ने कहा, वॉटसन, कॉर्बेट स्क्वायर वाला यह मामला बहुत गंभीर है। गंभीर क्यों? एक बड़ा अपराध होने वाला है। मुझे विश्वास है हम उसे रोकने के लिए सही समय पर पहुंच जाएंगे, लेकिन आज शनिवार होने से मामला थोड़ा पेचीदा है। मुझे आज रात तुम्हारी मदद चाहिए होगी। किस समय? रात के 10 बजे ठीक रहेगा। मैं 10 बजे बेकर स्ट्रीट पहुंच जाऊंगा। बहुत अच्छा। और सुनो डॉक्टर,
इसमें थोड़ा खतरा हो सकता है, इसलिए अपनी सीना वाली रिवॉल्वर अपनी जेब में रखना। इतना कहकर होम्स भीड़ में ओझल हो गए। शर्लॉक होम्स के साथ रहते हुए मुझे अक्सर अपनी बुद्धिमानी पर शक होने लगता है। मैंने भी वही सुना जो उसने सुना, मैंने भी वही देखा जो उसने देखा। फिर भी उसके शब्दों से साफ है कि उसे ना केवल समझ आ चुका है क्या हुआ, वो यह भी जानता है कि क्या होने वाला है। मेरे लिए तो यह पूरी बात अभी भी उलझी हुई और अजीब है। मैं रात को बेकर स्ट्रीट की ओर चल पड़ा। मेरे मन में कई सवाल थे। आज रात का क्या अभियान था? मुझे हथियार साथ रखने को क्यों कहा गया? वह सीधा सा दिखने वाला सहायक सचमुच इतना खतरनाक था? जब मैं होम्स के कमरे में पहुंचा तो वह दो व्यक्तियों के साथ गहरी चर्चा में था। एक तो स्कॉटलैंड यार्ड के पुलिस एजेंट पीटर जोन्स थे और दूसरे एक लंबे, दुबले पतले और उदास चेहरे वाले सज्जन थे जिनका नाम था मिस्टर मेरीवेदर। होम्स ने परिचय कराते हुए कहा, वॉटसन, हमारी टोली पूरी हो गई है। मिस्टर मेरीवेदर आज रात हमारे साहसिक कार्य में साथी होंगे। मिस्टर मेरीवेदर थोड़े निराश लग रहे थे क्योंकि आज शनिवार की रात थी। उन्हें अपना ताश का खेल छोड़ना पड़ा था। होम्स ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, मिस्टर मेरीवेदर, आज रात आप अपने जीवन का सबसे बड़ा खेल खेलेंगे। आपके दांव पर 30,000 पाउंड है और जोन्स तुम्हारे लिए वह आदमी जिसे तुम बरसों से पकड़ना चाहते हो। पुलिस एजेंट पीटर जोन्स ने बताया कि वे जिस अपराधी का पीछा कर रहे हैं उसका नाम जॉन क्ले है। वह एक हत्यारा, चोर और जालसाज है। वह शाही खानदान से ताल्लुक़ रखता है और उसने ईटन और ऑक्सफोर्ड जैसे बड़े संस्थानों से पढ़ाई की है। वह इतना शातिर है कि एक हफ्ते वो स्कॉटलैंड में चोरी करता है और अगले हफ्ते कॉर्नवॉल में अनाथालय बनवाने के लिए चंदा इकट्ठा करता है। फिर हम दो कैब में सवार होकर गैस की रोशनी से जगमगाती लंदन की गलियों से गुजरते हुए फरिंगटन स्ट्रीट पहुंचे। होम्स ने बताया कि मिस्टर मेरीवेदर एक बैंक डायरेक्टर है, इसलिए इस मामले में उनका निजी हित जुड़ा है। हम उसी भीड़-भाड़ वाली सड़क पर पहुंचे जहां हम सुबह गए थे। मिस्टर मेरीवेदर हमें एक संकड़ी गली से ले गए और एक तरफ का दरवाज़ा खोला। अंदर एक छोटा सा गलियारा था जो एक भारी लोहे के गेट पर खत्म होता था। उसे पार करने के बाद हम पत्थर की घुमावदार सीढ़ियों से नीचे उतरे। वहाँ एक बड़ा गेट था। मिस्टर मेरीवेदर ने एक लालटेन जलाई और हमें मिट्टी के गंध वाले एक अंधेरे रास्ते से ले गए। अंत में तीसरा दरवाज़ा खोलने के बाद हम एक विशाल तहखाने में पहुंचे। वहाँ चारों ओर बड़े बड़े बक्से और क्रेट्स रखे हुए थे। होम्स ने लालटेन उठाकर चारों ओर देखते हुए टिप्पणी की, ऊपर से तो आप पर हमला करना नामुमकिन है। फिर मिस्टर मेरीवेदर ने फर्श पर बिछी पत्थरों पर अपना छड़ी मारना शुरू किया और कहे, नीचे से भी हमला नहीं हो सकता। अरे अरे बाप रे, यहाँ से तो बिल्कुल खोखली आवाज़ आ रही है। और वह जोर जोर से चिल्लाने लगे। होम्स ने सख्ती से कहा, श्श, मैं आपसे थोड़ा शांत रहने का अनुरोध करूंगा। आपने हमारे पूरे अभियान की सफलता को खतरे में डाल दिया है। मैं आपसे विनती करता हूँ, आप उन बक्से पर बैठ जाए और बीच में दखल ना दे। गंभीर मिस्टर मेरीवेदर एक बक्से पर बैठ गए। उनके चेहरे पर अपमानित होने के भाव थे। इसी बीच होम फर्श पर घुटनों के बल बैठ गया और लालटेन तथा मैग्नीफाइंग लेंस की मदद से पत्थरों के बीच के दरारों का सूक्ष्मता से निरीक्षण करने लगा। कुछ ही सेकंड में वह संतुष्ट होकर खड़ा हो गया। होम्स ने बताया, हमारे पास कम से कम 1 घंटा है। वे तब तक कोई कदम नहीं उठाएंगे जब तक वह बेचारा विल्सन चैन की नींद न सो जाए। वॉटसन, हम इस समय सिटी एंड सबअर्बन बैंक के वॉल्ट में हैं। मिस्टर मेरीवेदर यहाँ के चेयरपर्सन हैं और वे आपको बताएंगे कि लंदन के शातिर अपराधी इस समय इस तहखाने में इतनी रुचि क्यों ले रहे हैं। डायरेक्टर मेरीवेदर ने फुसफुसाते हुए कहा, यहाँ हमारा फ्रेंच गोल्ड है। हमें कई चेतावनी मिली थी कि इस पर हमला हो सकता है। कुछ महीने पहले हमने फ्रांस के बैंक से 30,000 नेपोलियन गोल्ड कॉइन्स उधार लिए थे। यह बात बाहर निकल गई कि हमने उन बक्सों को अभी तक खोला भी नहीं है। जिस बक्से पर मैं बैठा हूँ उसमें अकेले ही 2,000 नेपोलियन गोल्ड कॉइन्स है। होम्स ने योजना बनाई, साथियों,
अब समय आ गया है कि हम अपनी लालटेन पर पर्दा डाल लें और अंधेरे में बैठे। दुश्मन की तैयारी इतनी आगे बढ़ चुकी है कि हम रोशनी का जोखिम नहीं उठा सकते। वॉटसन, अगर वे गोली चलाए तो उन्हें मार गिराने में कोई संकोच मत करना। मैंने अपनी रिवॉल्वर तैयार की और एक लकड़ी के बक्से के पीछे छिप गया। होम्स ने लालटेन बंद कर दी और हम घुप अंधेरे में डूब गए। ऐसा पूर्ण अंधकार जिसका अनुभव मैंने पहले कभी नहीं किया था। होम्स ने फुसफुसाकर कहा, उनके पास भागने का एक ही रास्ता है, वापस उस घर के जरिए साक्स कार्पेट स्क्वायर की ओर। जोन्स, क्या तुमने वह काम कर दिया है जो मैंने कहा था? जोन्स ने जवाब दिया, हाँ। एक इंस्पेक्टर और 2 अधिकारी सामने के दरवाजे पर इंतज़ार कर रहे हैं। तो हमने सारे छेद बंद कर दिए हैं। अब हमें खामोश रहकर इंतज़ार करना है। वह इंतज़ार कितना लंबा था। बाद में हिसाब लगाने पर पता चला कि केवल 1.25 घंटा था, पर मुझे लगा जैसे पूरी रात बीत गई हो। मेरे अंग थक कर अकड़ गए थे। मेरी नसें तनाव से खिंच रही थी। मेरे सुनने की शक्ति इतनी तीव्र हो गई थी कि मैं अपने साथियों के सांसों की आवाज़ भी अलग अलग पहचान सकता था। अचानक मेरी आंखों ने फर्श पर रोशनी की एक झलक देखी। पहले तो वह पत्थर के फर्श से एक छोटे से चिंगारी जैसे थी, फिर वह लंबी होकर एक पीली रेखा बन गई और फिर बिना किसी चेतावनी या आवाज़ के फर्श में एक दरार सी खुली और एक हाथ दिखाई दिया। एक सफ़ेद, लगभग औरत जैसा कोमल हाथ जो रोशनी के घेरे के बीच कुछ टटोल रहा था। 1 मिनट या उससे अधिक समय तक वह हाथ अपनी हिलती उंगलियों के साथ फर्श से बाहर निकला रहा। फिर वह अचानक वैसे ही गायब हो गया जैसे वह आया था और सब कुछ फिर से अंधेरा हो गया। वह हाथ कुछ ही पलों के लिए ओझल हुआ था। फिर एक जोरदार चरमराहट के साथ फर्श का एक सफ़ेद पत्थर अपनी जगह से पलटा और वहाँ एक चौकोर गहरा छेद बन गया जिसमें से लालटेन की रोशनी फूट रही थी। उस छेद से एक साफ सुथरा लड़कों जैसा चेहरा झांकता हुआ दिखा, जिसने चारों ओर सावधानी से देखा। फिर अपने दोनों हाथों के सहारे वह व्यक्ति कंधे और कमर तक ऊपर आया और एक घुटना किनारे पर टिका दिया और अगले ही पल वह छेद के पास खड़ा था और अपने साथी को ऊपर खींच रहा था, जो उसी की तरह छोटा और फुर्तीला था, जिसका चेहरा पीला और बाल गहरे लाल थे। वह फुसफुसाया, सब साफ है। क्या तुम्हारे पास छैनी और बैग है? अरे हे भगवान, कूदो आर्ची कूदो। तभी शर्लॉक होम्स ने बिजली की गति से घुसपैठिए के कॉलर को पकड़ लिया। दूसरा साथी वापस छेद में कूद गया। मुझे कपड़ा फटने की आवाज सुनाई दी क्योंकि जोन्स ने उसके कोट का पिछले हिस्से को पकड़ लिया था। लालटेन की रोशनी एक रिवॉल्वर की नली पर चमकी, लेकिन होम्स की छड़ी उस व्यक्ति की कलाई पर इतने जोर से पड़ी कि पिस्तौल फर्श पर गिर गया। होम्स ने शांति से कहा, कोई फायदा नहीं है जॉन क्ले, तुम्हारे पास बचने का कोई मौका नहीं है। जॉन क्ले ने बड़ी बेबाकी से जवाब दिया, हाँ मैं देख रहा हूँ, पर मेरा साथी बच गया है। दरवाजे पर 3 आदमी उसका इंतज़ार कर रहे हैं। ओह सच में? फिर तो आपने सारा इंतज़ाम किया है। मुझे तो आपकी तारीफ करनी ही होगी। और मुझे भी, होम्स ने जवाब दिया। आपका वह लाल बालों वाला विचार बिल्कुल नया और असरदार था। जब पुलिस एजेंट जोन्स ने जॉन क्ले की कलाई पर हथकड़ियाँ पहनानी चाहिए तो उस शातिर अपराधी ने अकड़ कर कहा, कृपया मुझे अपने गंदे हाथ से न छुए। शायद आपको पता नहीं, मेरे रगों में शाही खून दौड़ रहा है। मेहरबानी करके जब आप मुझसे बात करें तो सर और प्लीज़ कहकर संबोधित करें। जोन्स ने व्यंग करते हुए कहा, ठीक है सर, कृपया ऊपर चलिए ताकि हम रॉयल हाइनेस को पुलिस स्टेशन लेकर जा सके। जॉन क्ले ने बड़ी शान से हम तीनों की ओर झुककर अभिवादन किया और चुपचाप जासूस की हिरासत में चल दिया। अगली सुबह बेकर स्ट्रीट में विस्की और सोडा पीते हुए होम्स ने पूरी योजना समझाई। वॉटसन, यह शुरू से ही साफ था कि उस विज्ञापन और इंसाइक्लोपीडिया किताब की नकल करवाने का एकमात्र उद्देश्य उस भोले भाले विल्सन को हर दिन कई घंटों के लिए घर से बाहर रखना था। क्ले के शातिर दिमाग को यह विचार अपने साथी के लाल बाल को देखकर ही आया होगा। 4 पाउंड प्रति सप्ताह का लालच विल्सन को खींचने के लिए काफी था। उनके लिए यह रकम कुछ भी नहीं था,
जब वे हजारों पाउंड का दांव खेल रहे थे। लेकिन तुम्हें यह कैसे पता चला कि वे सुरंग बना रहे हैं? मैंने पूछा। वॉटसन, जब मैंने सुना कि सहायक आधे वेतन पर काम करने आया है तो साफ था कि उसका कोई गहरा मकसद है। विल्सन का व्यवसाय इतना छोटा था और उसके घर में ऐसा कुछ भी नहीं था जिसे चुराने के लिए इतनी मेहनत की जाए। फिर मुझे उसके फोटोग्राफी के शौक और तहखाने में बार बार जाने की आदत के बारे में पता चला। तहखाना, वहीं से मुझे सुराग मिला। मैंने उस सहायक के बारे में पता किया और जाना कि वह लंदन के सबसे ठंडे दिमाग वाले अपराधियों में से एक है। वह तहखाने में महीनों बिता रहा था। वह क्या कर सकता था? यही कि किसी दूसरी इमारत तक सुरंग खोद रहा था। जब हम वहां गए तो मैंने फुटपाथ पर छड़ी इसलिए मारी ताकि मैं जान सकूं कि सुरंग किस दिशा में जा रही है, दुकान के आगे की ओर या पीछे की ओर। सामने की तरफ की ज़मीन ठोस थी। फिर मैंने ज़मीन खटखटाया और सहायक के पैरों के घुटने देखे। वह मिट्टी से सने हुए और घिसे हुए थे, जो घंटों तक घुटनों के बल बैठकर खुदाई करने के पक्का सबूत थे। फिर मैंने दुकान के पीछे वाली गली का चक्कर लगाया और देखा वहाँ सिटी एंड अर्बन बैंक की दीवार विल्सन के दुकान के पीछे वाले हिस्से से सटी हुई थी। बस सारा मामला आईने की तरह साफ हो गया। लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि वो आज रात ही कोशिश करेंगे? मैंने पूछा। देखो, जब उन्होंने लाल बाल समूह का दफ्तर बंद किया तो वह इस बात का संकेत था कि उन्हें विल्सन के अनुपस्थिति की परवाह नहीं है। दूसरे शब्दों में, उनकी सुरंग पूरी हो चुकी थी, इसलिए इसका जल्द से जल्द इस्तेमाल करना जरूरी था, क्योंकि सुरंग पकड़ी जा सकती थी या सोना वहां से हटाया जा सकता था। शनिवार का दिन उनके लिए सबसे अच्छा था क्योंकि इससे उन्हें भागने के लिए 2 दिन मिल जाते। इन्हीं सब कारणों से मुझे उम्मीद थी कि वह आज रात ही आएंगे। और इस तरह मेरे मित्र शर्लॉक होम्स ने न केवल बैंक डकैती को रोका बल्कि यह भी दिखाया कि कैसे सूक्ष्म अवलोकन और तर्क के माध्यम से सबसे जटिल रहस्यों को सुलझाया जा सकता है। दोस्तों, हम हर मंगलवार लाते हैं दिल को छू लेने वाली कहानियाँ जिसे हम कहते हैं ट्यूसडे ब्रीज, और हर शुक्रवार लाते हैं डर और रहस्य से भरी कहानियाँ जिसे हम कहते हैं फ्राइडे चिल्स। इन सभी कहानियों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।